चलिए जी, गुड आफ्टरनून। एडमिशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बुक में चैप्टर नंबर बोलना कौन सा है। बुक में चैप्टर नंबर है 4। बुक के हिसाब से है एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू चैप्टर। पिछले चैप्टर के बाद 4-5 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि पिछले चैप्टर्स के और क्वेश्चंस रिवाइज करवाऊंगा मैं। पिछले चैप्टर के और क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे 10-15, तो अपने हिसाब से 5-7 पेजेस छोड़ देना, वहीं पे हम कर लेंगे पिछले चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करने होंगे। अमन तुसी पिछला चैप्टर किवें करोगे? एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करूंगा मैं, देख लेना जिवें भी, नहीं तो क्लासेस लगा लेना जिवें ठीक लगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है, हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हमारे 3 चैप्टर जो हुए सेकंड और थर्ड वो एक ही चैप्टर के 2 पार्ट थे, तो बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या आना होता है पहले देख लो। पेपरों में अगर 80 नंबर का पेपर आता है, एक क्वेश्चन आता है 6 या 7 नंबर का, वैसे आता है 6 मार्क्स का। मैं 7 मार्क्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पिछली बार 80 नंबर का पेपर नहीं हुआ था, 40 का हुआ था, तो तब उन्होंने 5 नंबर का डाला था। तो 6 मार्क या 7 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता है बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। पिछले चैप्टर में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी सीखी थी, याद है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ऐसे कुछ रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन उसी का आता है शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का गुडविल का। तो आप टोटल कर लो कितने मार्क्स का पेपर में आता है इस चैप्टर से सिर्फ। बस 11 नहीं बनेगा, 8 से 10 नंबर का टोटल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हर बार ये मैं पिछला कोविड वाला ईयर था तो सिचुएशन अलग थी, उससे पिछले हर साल में 8-9 नंबर का पेपर आता ही आता है। ठीक है, तो मैंने जर्नली लिखवा दिया 8 से 10 नंबर का, मतलब कि पूरे सिलेबस का देखा जाए 1/10। अगर 80 नंबर का पेपर है तो 1/10 सिर्फ इसी चैप्टर में से आता है। 80 का 1/10 8 मार्क्स। ठीक है, तो पेपरों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लेना 8 to 10 मार्क्स। एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, एक आएगा या 2 आएंगे रेशियो निकालने वाले। पिछले चैप्टर में ना हमने रेशियो निकालनी सीखी थी सिर्फ सैक्रिफाइसिंग, लेकिन किसी को याद हो ना 2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जहां पे न्यू रेशियो भी निकाल रहे थे, जहां पे हमने लेट प्रॉफिट 1 फॉर्मूला लिया था ना, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में पिछले वाला चैप्टर तो आएगा ही आएगा, प्लस एडिशनल पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले आप लिखो, ये लिख लिया आप लोगों ने? हमेशा की तरह सबसे पहले लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हाँ जी, कितने दिनों का चैप्टर है? बस आज की डेट याद रख लो, बाकी तो पता नहीं। लग जाएंगे मतलब 12-13 दिन कम से कम। स्पीड बनवा के चलोगे तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, अगर स्पीड बना के चलेंगे तो। करो, शुरू करो। सबसे पहले लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं लिखो। नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। थोड़ा स्पीड बना के चलना। पिछले चैप्टर के बाद 6-7 पेजेस छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। पिछले चैप्टर में हम सैक्रिफाइस रेशियो कर चुके हैं, न्यू रेशियो अब करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिखो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल का कुछ टॉपिक पिछले चैप्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 3 लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट इन ओल्ड रेशियो। इसको बोला जाता है लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट इन ओल्ड रेशियो, इसका सिंपल मतलब होता है लॉस। ब्रैकेट में लिखो दैट इज परचेज्ड गुडविल। तीसरा पॉइंट लिख के रुक जाना है, चौथा शुरू नहीं करना। थर्ड पॉइंट लिख के रुक जाना है। पिछले चैप्टर में ना मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट्स लिखवाए थे,
पिछले चैप्टर में ना स्टार्टिंग में नोट्स लिखवाए थे जहां पे मैंने आपको एक गुडविल का डिफरेंस लिखवाया था, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। किसी को याद है? परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है जो हमने किसी और से खरीदी हो। जैसे अनेजा वाले ने शॉप बेची थी, ये शॉप खरीदी थी 90 लाख वाली दुकान 95 लाख में खरीदी, तो 5 लाख रुपए मैंने उसको फालतू दिए। जब भी मैं किसी को पुरानी दुकान या चली चलाई दुकान, पुराना बिजनेस या चले चलाए बिजनेस में जितने का मैं उससे सामान उठा रहा हूं, पैसे अगर मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं, मैंने 90 लाख की अनेजा स्वीट्स की दुकान खरीदनी थी, मतलब उसके पास टोटल एसेट्स मिला के, मिठाइयां मिला के, सारा बिल्डिंग मिला के 90 लाख का स्टॉक था। मैंने उससे सामान खरीदा लेकिन 95 लाख में, मतलब मुझे पता है 90 लाख का, फिर भी मैंने 95 लाख का खरीदा, मतलब 5 लाख मैंने एक्स्ट्रा दिए ना। क्यों? क्योंकि मेरे को चली चलाई ब्रांडेड या पुरानी दुकान मिल रही है। तो जब ऐसे टाइम पे हम किसी को फालतू पैसा देते हैं उसको बोलते हैं गुडविल, परचेज्ड गुडविल। मतलब मैंने उसकी रेपुटेशन खरीद ली, उसका नाम खरीद लिया। एक चीज समझ में आई? इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल के बदले में मेरे को कोई पैसा मिला है? नहीं मिला। क्या मेरे को कोई सामान मिला है? नहीं मिला। सामान तो मेरे को 90 लाख का मिला है, पैसा दिया मैंने 5 लाख। 5 लाख सिर्फ नाम के पैसे दिए मैंने कि चली चलाई दुकान है, उसके बदले में मेरे को कोई फ्रिज, टीवी, कोई दुकान, कोई मिठाइयां, कुछ भी नहीं मिला। तो वो परचेज्ड गुडविल मेरे लिए लॉस होता है, इसलिए इसका नाम है लॉस। दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। अनेजा स्वीट्स वाले ने दुकान बेचनी नहीं थी, उसने सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करके ली कि अगर मैं दुकान बेचता, मतलब उसने खुद के वो सपनों के बादल बनाए, ऐसे सोच रहा था, कहता अगर मैं दुकान बेचूं, 90 लाख का मेरी दुकान में स्टॉक है, वैल्यू है 95 लाख, मतलब अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा ना तो 95 लाख का बिक जाएगा। बेची नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है, सोच के बादल बना रहा है वो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, खुद निकाली हुई गुडविल। तो खुद निकाली हुई गुडविल जो हमने पिछला चैप्टर किया था ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये वही होते हैं। मेथड वही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के भी, परचेज्ड गुडविल के भी। परचेज्ड वाले में सच में सामान खरीदा बेचा, बिजनेस खरीदा बेचा। सेल्फ जनरेटेड में सिर्फ मैंने निकाला, कैलकुलेट किया, इमेजिनेशन की। जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि इस महीने के एंड में मेरी पूरी क्लास भर जाएगी, 50 बच्चे और एडमिशन ले लेंगे, ले चाहे ना ले मुझे थोड़ी पता है। तो 50 बच्चे और एडमिशन ले लेंगे, 50,000 रुपए और फीस आ जाएगी। ये सोच के अगर मैं कुछ अभी कुछ खरीद के लेके आ जाऊं, भाई 15 दिन के बाद बच्चे आएंगे, तेरे को पैसे दे दूंगा 50,000 का, मैं नया एसी लेके आ गया, पता लगा 15 दिन के बाद हुआ ही नहीं। तो सेल्फ जनरेटेड मतलब इमेजिनेशन है, उसका कुछ नहीं करना होता। परचेज्ड गुडविल मतलब लॉस होती है और इस लॉस को बांट देते हैं। तो ये होता है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। अभी के लिए समरी बताइए 2-3 मिनट की, जब टॉपिक करेंगे तब बता दूंगा कि करना क्या होता है। जितना अभी बताया है तब भी इतना ही बताऊंगा, लेकिन एक जर्नल एंट्री होती है वो करेंगे। आगे लिखो टॉपिक नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। टॉपिक नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ब्रैकेट में इन ओल्ड रेशो। साथ में लिख दो ऑलरेडी डन। पिछले चैप्टर में कर बैठे हैं ये वाला प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री। किसी महान बच्चे को अगर याद हो प्रॉफिट बांटने, गलत, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये ठीक है। प्रॉफिट बांटने की, लॉस बांटने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। लॉस के कोई 2-3 नाम, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वही टॉपिक है। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। क्या एडमिशन वाले चैप्टर में इसका कोई नया रोल आएगा? कोई नया रोल नहीं आएगा, उल्टा हम पिछले चैप्टर में ज्यादा ही करके आए हैं। इस चैप्टर में वो नहीं है, नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला टॉपिक ही नहीं है। याद है प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूट होता था या नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में, नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला एडमिशन चैप्टर में होता ही नहीं है। तो मतलब समस्या बच गई, पिछले चैप्टर में उल्टा हम ज्यादा कराए हैं। अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 देखना। टॉपिक नंबर 5 भी कोई देखा देखा सुना सुना लग रहा है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, ये भी ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड रेशियो। इसके साथ भी देखो एरो घुमा रहा हूं मैं, पता लग रहा है क्या कि एरो घुमा दी, ऑलरेडी डन हो चुका है ये भी। और यहाँ पे भी वही वाला पंगा है,
रिवाइज्ड वैल्यू नोट टू बी शोन, टॉपिक है ही नहीं सर, इधर सिंपल टॉपिक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट बांट दो, बात ही खत्म। मतलब पिछले चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक हम एक्स्ट्रा कर चुके हैं, इस चैप्टर में टॉपिक वही के वही है सेम, लेकिन और भी कम। टॉपिक नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन, यही आएगा पेपर में बेटा 5 या 6 मार्क्स का। वैसे ये हर साल प्री कोविड के टाइम पे, इतिहास बता रहा हूं, 6 नंबर का आता है। ब्रैकेट में दिख रहा है आपको टॉपिक नंबर 6 मैंने क्या लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के ब्रैकेट में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन। ये भी देखा देखा सुना सुना सा नहीं लग रहा? ये भी अभी अभी जो 5 टॉपिक लिखे हैं ना, उन टॉपिक को इकट्ठा कर दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। सर पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में आखिरी टॉपिक याद है क्या करते थे? गुडविल भी निकालते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाते थे, बैलेंस शीट भी बनाते थे, ये वो टॉपिक है सर। ये भी तो हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। पिछले चैप्टर वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो अपने आप में 30 से 40% है, 60% टॉपिक या क्वेश्चंस नए हैं, जैसे न्यू रेशो निकालना। टॉपिक नंबर 2 गुडविल। आगे टॉपिक नंबर 7 लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पिछले साल ये सिलेबस में कट गया था। अब आप लोगों ने एक काम करना है, ठीक है जी, टीचर से पूछ के आना है कि एडमिशन में ये 7 टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है। ये वाली लाइन मत लिखना जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, 7 पॉइंट इज नॉट इन सिलेबस, बस एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। या तो एक काम करो, लिख लो 7 के नीचे वाली लाइन भी, ठीक है। एक काम करो ना, ये वाली लाइन लिख लो, बस इसमें नोट मत लिखना। अगर बाई चांस नहीं होगा टीचर से पूछ लेना, तो नोट लिख देंगे, नहीं तो एक बार बस कंफर्म कर लेना। अब आपको पता लग गया ना, दोनों तीनों स्कूल्स वाले सारे अपने स्कूल से पता कर लेना। ना गुरकीरत पे मैं थोड़ा सा भरोसा कम करूंगा इस मामले में। हाँ इंद्रजीत या गर्व या रणवीर पता कर लेना। नोट अप्रोक्स 30 से 40%, मेरे को बातें नहीं करनी अभी। अप्रोक्स आगे नोट लिखो, अप्रोक्स 30-40% ऑफ दीज टॉपिक्स। क्या सर हमें ये भी लिख रहे हैं दीज टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट चैप्टर? जी हाँ लिखना है, अप्रोक्स 30-40% ऑफ दीज टॉपिक्स ऑलरेडी डन इन लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स बहुत सारे हैं, याद रखना, पिछले चैप्टर से कम है, ठीक है जी। ये आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। लिख लिया? कर दूं टर्न इसको? मनन हो गया? देख लो जी अब जल्दी से। करण इधर, एडमिशन ऑफ चैप्टर का मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ है क्या। वैसे चैप्टर के नेम से आपको क्या लग रहा है? गर्व, चलो जशन बताना कुछ, क्या लग रहा है क्या होएगा इस चैप्टर में? न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, कहाँ पे? अच्छा नहीं शेयर वगैरह छोड़ दो, वैसे इसका मीनिंग और क्या निकल के आता है? बोलो करण क्या कह रहे थे? क्या मतलब हो सकता है? हाँ जी सिमरन बोलो। थोड़ा सा ऊंची बोलो, थोड़ा फ्लो जी बोलो। हाँ जी कर, नहीं हजे तुसी मैंने पता है क्या दस रहे हो, आप लोग मुझे बता रहे हो कि ये कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है। मैं एक अनपढ़ सा बंदा हूं, मैंने एक नाम सुना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले अगर आप लोगों को किसी को समझाना है तो क्या बोलोगे? एक तो हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बिजनेस में कुछ चेंज होना। याद है रिकॉन्स्टिट्यूशन के 6 या 7 पॉइंट होते थे? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
एमलगमेशन, चेंज इन पीएसआर। तो एडमिशन है रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बिजनेस में कुछ चेंज होना, बदलाव आना। हाँ जी, गर्व कुछ बोल रहे थे, बोलो आप। एडमिशन का मतलब ये होगी 2-3 नंबर तक पहले तो बिजनेस का है। सबसे मेन लाइन ये वाली मेरे को सुनना चाहता था मैं। सबसे मेन लाइन आपको ना, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात होगी, पहले आपको ये जरूर बोलना है कि एक पुराना बिजनेस पुराने पार्टनर्स चला रहे थे। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस वाली बातें ना मन में नहीं रखनी, अपने कॉमन में नहीं रखनी, उसको अनकॉमन करना है, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर सुनने के लिए तो कॉमन सी बात है, हाँ भाई कोई पुराना बिजनेस चल रहा होगा। लेकिन कभी भी मतलब मीनिंग आता है पेपर में, कोई पूछता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले आपको ये जरूर बोलना है कि पुराना एक बिजनेस चल रहा था जहां पे पार्टनर थे, वहां पे नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। अब देख लो यहाँ पे हैं जी दो पार्टनर, ए बी। इन्होंने बिजनेस में लगाया हुआ है 30-30 लाख रुपए, ठीक है जी। ये बिजनेस में ओल्ड पार्टनर्स थे, ये पहले कोई दुकान चला रहे थे, दो जने मिलके, मतलब पहले भी पार्टनरशिप फर्म थी। याद रखना, पहले ये नहीं था कि सिर्फ ए चला रहा था, पहले भी पार्टनरशिप फर्म थी। इनका शेयर, इनकी रेशियो क्या है, 1:1। इनकी रेशियो जो है 1:1। नया पार्टनर ही एडमिशन लेना चाहते हैं। कोई रीजन बता सकता है कि नया पार्टनर क्यों एडमिशन ले रहा होगा? मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, कोई मेरे को 2-3 रीजन बता दो। बिजनेस, नया बिजनेस चला, क्या बोल रहे हो? देखो कई तरह के रीजन है, मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, मैं एक बार आंसर्स लिखता हूँ। एक ने बोला कि बिजनेस लॉस में चल रहा होगा, फिर नए पार्टनर आके क्या हो जाएगा, कैपिटल लगाएगा, बिजनेस फिर भी हो सकता है लॉस में चले। चलो ठीक है, लॉस में चल रहा है, हो सकता है सामने वाला बंदा थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा या एक्सपीरियंस हो। एक कह रहे हैं कि कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, जैसे 60 लाख में बिजनेस चल रहा है। याद रखना, कोई अच्छा बिजनेस ना 60 लाख से चल नहीं सकता, मतलब पुराने बिजनेस जो ग्रो हो रहे हैं ना, उनको और पैसा चाहिए। बिजनेस से अगर आपने एम्पायर खड़े करने हैं, प्रॉपर्टीज खड़ी करनी है, या एक अच्छा नाम कमाना है ना, एक ही रास्ता है, और कैपिटल डालो। और कैपिटल डालेंगे, वैरायटी ज्यादा होगी। यही नहीं है कि रेट बढ़ जाएंगे, वैरायटी ज्यादा होगी ना, कस्टमर उधर जाएगा, कस्टमर को पता है कि उस दुकान पे मिल ही जाएगा, ठीक है सामान। कोई कलर चेंज मिल जाएगा, जैसे अब लड़कियां शॉपिंग करने गई, साड़ी लेने गई, वो 100 साड़ियां दिखा देंगे, लेकिन कहेंगे वो 101 में ही दिखाऊ ना, लेनी तो वही है। वो 20 तरह के कलर दिखा देंगे। लड़कों को तो 2 कलर होते हैं, लड़के अगर नीला रंग बोल दे ना, उसमें स्काई ब्लू, मैजेंटा, नीला, है ना, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, सारे नीला ही रंग है। लेकिन लड़कियों के लिए डार्क ब्लू अलग है, रॉयल ब्लू अलग है। तो मतलब आप समझ रहे हो एक चीज, दुकानदार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दुकानदार के पास कस्टमर अनप्रिडिक्टेबल आता है, अनसर्टेन आता है। तो उसको कस्टमर की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको बिजनेस में पैसा चाहिए ताकि वैरायटी बढ़ाई जा सके, सिंपल सी बात है। अब मिठाई में बर्फी देख लो, आप चले जाओ, व्हाइट बर्फी भी आती है, ब्राउन बर्फी भी आती है। व्हाइट बर्फी कोई तिरछी काटी होगी, कोई चौरस काटी होगी, कोई छोटी लंबी काटी होगी। अब जिसने तो पार्टी देनी है वो तो कहेगा यार छोटे पीस वाली बर्फी दो। जिसने घर खानी हो, किसी के साथ शेयर ना करनी हो, वो कहेगा बड़े पीस वाली बर्फी दो। सिंपल सा मकसद बताने का ये है कि बिजनेस बड़ा करने के लिए या बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए आपको और कैपिटल की जरूरत पड़ती है और मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये कई तरह के रीजन हो सकते हैं, जहां पे एक सी मिस्टर नया पार्टनर आ रहा है वो, अब देखो एक सी है, मिस्टर नया पार्टनर है, एक न्यू पार्टनर, वो भी मार्केट में घूम रहा था। वो कहता मेरे पास ना यार 30 लाख रुपए फालतू पड़ा है, मेरे पास 30 लाख रुपए फालतू पड़ा है, नई दुकान में खोलूंगा चलेगी नहीं। क्या चीज की नई दुकान खोलूं ये भी मेरे को नहीं पता। तो इसने ना ए और बी के साथ कॉन्टैक्ट किया, कहता मेरा भी इसी फील्ड में इंटरेस्ट है, बिजनेस के लिए 60-70-80 लाख रुपए चाहिए। 60 लाख रुपए तुमने लगाया हुआ है, 30 लाख रुपए मैं लगा देता हूं, मुझे एक्सपीरियंस भी है, पैसा मेरे पास इतना ही है। मतलब रीजन कुछ भी हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया? सामने वाले बंदे का एक्सपीरियंस काम में आ सकता है, उसकी नॉलेज काम में आ सकती है, बिजनेस में कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, बिजनेस में मैन पावर की जरूरत पड़ती है। 2 बंदे कम पड़ते थे, तीसरे बंदे की जरूरत, तीसरे वाले बंदे के पास। अब जैसे बिजनेस में एक और क्या होता है, मैं आपको बताता हूं अपनी एग्जांपल। 2 एडवोकेट हैं, ये दोनों एडवोकेट है, मैं आपको मतलब रियल एग्जांपल बता रहा हूं अपनी चंडीगढ़ की। 2 एडवोकेट्स थे, ठीक है, उन्होंने फर्म खोली हुई थी। फर्म को बोलते हैं, +1 में हमने सीखा था LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये +1 की बिजनेस स्टडी में आया था। गुरकिरत को जगाइयो, हाथ नीचे कर, हाँ थोड़ा सा जाग, ये देख नीचे तेनों एडवोकेट रखा मैं, उधर देख तू सो गया। कई तरह के काम होते हैं अकाउंटिंग लाइन में, अपने फाइनेंसिंग लाइन में, जो एडवोकेट के पास करने की पावर नहीं होती। समझ लो सिग्नेचर करने हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए ना सीए चाहिए होता है। सीए के पास इंडिया वालों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सीए को पावर दी हुई है, एडवोकेट को पावर नहीं दी हुई। तो उन्होंने एक सीए को फाइंड आउट किया, इनके पास वो साइनिंग थी नहीं, तो इनके सारे क्लाइंट्स क्या होते थे, डाइवर्ट हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने एलएलबी फर्म में ना सीए को एडमिट कर लिया। तो सामने वाली पर्सन की क्वालिफिकेशन या कोई भी स्पेसिफिक अथॉरिटी, वो भी एक रीजन हो सकता है। एडमिशन का मतलब समझ में आ गया आपको। पुराने पार्टनर्स कोई भी चल रहे हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, सामने वाले की क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, नया कैपिटल हो सकती है, जैसे इंद्र ने बताया बिजनेस लॉस में चल रहा है, हो सकता है उसको अपन लेके आ जाए बिजनेस में। इन्फोसिस का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, इन्फोसिस कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उनके एमडी कौन थे, चेयरमैन? चलो वो फिर एग्जांपल बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है जी, अब देखो ओल्ड रेशियो है 1:1। अब याद रखना, ये नया पार्टनर बिजनेस में आ गया, नया पार्टनर बिजनेस में आया है तो 30 लाख रुपए लेके आया। बिजनेस की न्यू कैपिटल कितनी हो चुकी है? 90 लाख, पक्की बात है। 30 लाख ए और बी ने लगाया हुआ था, 30 लाख रुपए सी ने लगा लिया, बिजनेस में टोटल पैसा कितना हो चुका है? 90 लाख। लेकिन ये दुकान में इसको हिस्सा, सी को तो चली चलाई दुकान में हिस्सा मिल गया। ए और बी को 15 साल हो गए थे ये दुकान में काम करते हुए, अभी तो बिजनेस ग्रो होने लगा था, ग्रो होने लगा है। सी ने तो आज ही आया, सी तो 30 लाख रुपए पहले वाले दो जनों ने लगाया हुआ था, तीसरे ने भी लगा दिया। क्या ये पार्शियलिटी है या नहीं है? अच्छा, क्या ये इक्वालिटी है? ये इक्वालिटी नहीं है, याद रखना। इक्वालिटी का मतलब कभी भी पैसों से नहीं देखोगे कि उन्होंने भी तो 30 लाख लगाया होता, हमने भी। भाई साहब 15 साल, बाल सफेद कर दिए, बाल उड़ गए सिर से, ठीक है, तब जाके बिजनेस इतना हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे सी से, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा। 30 लाख रुपए तो मांग रहे हैं कैपिटल का, 5 लाख एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पैसों को क्या बोला जाता है? गुडविल। कहेंगे जो हमने बिजनेस खड़ा किया, तेरे को तो आज ही बिजनेस में चले चलाए बिजनेस में हिस्सा मिल जाएगा, प्लस तो पार्टनर है, यानी कि तू भी बिजनेस का मालिक है। अब बिजनेस के 3 मालिक हो गए, जितना डिसीजन लेने का हिस्सा पहले अधिकार ए और बी के पास था, उतना सी के पास भी है। हो सकता है कल को सी किसी पॉइंट में अड़ जाए कि नहीं भी नहीं, ये नहीं करना। अब समझ रहे हो, जितने ज्यादा बंदे होते चले जाएंगे, कंफ्यूजन भी तो उतनी ज्यादा होती चली जाएगी ना। तो उस टाइम पे ये गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो बताओ सी टोटल कितने पैसे लेके आएगा बिजनेस में? 35 लाख। किस किस को समझ आ गया है? क्या जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं बेकार के ले रहे हैं कि सही है? सही है। जिसको समझ आ गया सही है, मतलब वो बिजनेस की लैंग्वेज बोल रहा है। जिसको नहीं समझ आया वो मतलब अभी तक इमोशनल है घर वाले। अब जैसे मैंने कल मम्मी को बोला, मम्मी कहती बहू के लिए ना एक वो ले लेते हैं सोने के, क्या होते हैं, वालियां सी। मैं कह रहा है दो, सोने का रेट तो वही चल रहा है, 2 साल पहले भी वही था, वो भी चल रहा था। मैं कह रेट बढ़े तो लेने का फायदा है ना। तो मम्मी कहती रेट बढ़े, ठीक है तू, मतलब सीए की मम्मी सीए को सिखा रही है कि तू ठीक है। मैं कह रेट बढ़े, मैं कह अपने पास सोना पहले है पड़ा ना 50-60 लाख का? कहते हाँ। आंखें कैसे खुल गई? नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ। मम्मी कहते पहले जितना सोना है। मैं कह देखो पहले अपने पास जितना सोना है, अगर रेट बढ़ेगा तभी फायदा है ना, हम उसको बेच भी सकते हैं। मम्मी कहते बेचना क्यों है? मैं कह रहने दो, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब +2 वालों को अकाउंट सिखा रहा हूँ। आप समझ रहे हो, लेडीज क्या कहती हैं? लेडीज कहती हैं कि उसकी वैल्यू कम हो, लेकिन जो हमने पहले खरीद के रखा हुआ है 10-20 लाख का सोना, तो उसकी भी तो वैल्यू डाउन हो रही है ना। समझ रहे हो? तो नॉर्मल जो दिमाग मतलब आम बंदे होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, उनको होता है कि हाँ ठीक है भाई रेट बढ़े बढ़े, तो कल को अगर बेचने की नौबत आई तो, क्योंकि नॉर्मली एफडी का या बैंक का इंटरेस्ट आज के रेट में 4-5% होता है, तो गोल्ड भी उतना बढ़ नहीं रहा। तो मतलब ये सारी पोजीशंस को ध्यान में रख के ये चीजें सारी बिजनेस में कवर अप होती हैं। तो ये 5 लाख रुपए मुझसे इस वजह से ले रहे हैं कि हम पुरानी दुकान में तेरे को चला चलाया हिस्सा दे रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल सीखो। और एग्जांपल क्या होती है? बिजनेस में टोटल एक पिज्जा आता है, लार्ज पिज्जा की कितनी स्लाइस होती है? 6 वाले की क्या बोलते हैं? मीडियम पिज्जा। एक पिज्जा आता है बिजनेस में, मीडियम पिज्जा, कितनी स्लाइस होते हैं उसकी? 6 स्लाइस। पिज्जा भी ना एक अजीब सी चीज आई है जिंदगी में। सुनो कैसे, डिब्बा तो होता है उसका चौरस, बीच में पिज्जा निकलता है गोल।
खाते हैं हम। ये कितने पीस बन गए? ये ठीक नहीं बना, फिर हमने 6 पीस वाला बनाने। निकलता बीच में ट्रायंगल है ना? ये बड़ी अनोखी लाइफ भी ऐसे ही है, अटपटी चटपटी। दिखने को लगती है चौरस, मतलब सीधी है बड़ी गोल। और किसी के साथ यारी दोस्ती पक्की डीप में तो चली जाए, उसके घर वालों को पता चल जाए, पता चल जाता कि ओ यार ये तो मतलब गोल भी नहीं है, तो ट्रायंगल है, कुछ ज्यादा ही मामला उलझा हुआ है। चलो सर, फैमिली की बातें मत करो, एडमिशन की बातें करो। एक पिज्जा कितनी स्लाइस है जी इसकी? पहले पार्टनर था ए और बी। पुराने के हिसाब से बताना, पुराने के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से। ए को कितने हिस्से मिलते थे? 3 हिस्से, बी को हिस्से पूरा का पूरा 6, मतलब पूरा का पूरा पिज्जा बढ़ गया। अच्छा नहीं, न्यू में अब बिजनेस में कितने मालिक हैं? पिज्जा तो एक ही आता है, ये प्रथा चल रही है, आप इसको ऐसे समझ के चलना, नहीं तो अभी गुरकीरत लौट पड़ेगा, हम 8 वाला मंगा लेंगे, हम 2 पिज्जा मंगा लेंगे। टॉपिक समझने के लिए भी आप यही समझ के चलना कि सिचुएशन अगर सेम हो, वो कहते नहीं है प्लस मैथ में कहते थे एक लाइन यार, मतलब बाकी सब कुछ सेम हो उसको क्या बोलते थे? इकोनॉमिक्स में आता था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। असम्पशन आता था ना +1 की इकोनॉमिक्स में, आता था माइक्रो में, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो कह रहे पिज्जा वही है, 6 स्लाइसेस है, लेकिन पार्टनर एक आ गया नया सी। 30 लाख रुपए लेके आया था ना, ये भी बिजनेस का मालिक है। अब पिज्जा कटेगा तो सभी में बटेगा। सर वो तो केक होता था, केक होता था या खरबूजा होता था? लड्डू होता था। लड्डू कटेगा नहीं यार, कुछ और होता था। अब पिज्जा होता है, अब मॉडर्न जमाने अपने पिज्जा बना दिया, पिज्जा कटेगा तो सब में बटेगा। बताना ए को कितने, इधर इधर ए को कितने हिस्से मिलेंगे? बी को, सी को, किसको, कैसे मिलेंगे? तो एक रेशो है, इक्वल नहीं आया था 30 लाख, उसको इक्वल हिस्सा दिया था ना, 1:1:1। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बनाना तूने, तेरे को तो इस हिसाब से फिर एक भी नहीं मिलेगा। तेरा असर पै गया इधर ते, तू तो ठीक हो गया, उधर ते डाइवर्ट हो गया, मेरे मोहल्ले के बच्चे बिगाड़ दे तू। अच्छा मेरे को बताओ, एक ही सिचुएशन है, ए को पहले इधर इधर इधर, ए को पहले कितना हिस्सा मिल रहा था? पक्की बात है, बाद में ए ने अपना एक हिस्सा सैक्रिफाइस किया है, गेन किया है? कितना? ये निकाला कैसे आपने सैक्रिफाइस? ओल्ड माइनस न्यू। ओ सॉरी, तो सीधा सीधा पीछे वाले चैप्टर ही हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड माइनस न्यू। अब छोड़ दो यार, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कभी फॉर्मूला थोड़ी ना लगेगा। और सच में वो फॉर्मूला थोड़ी ना है जो मैं भी आपको चिल्लाता रहता हूँ, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, याद हुआ पड़ा है यार। पहले आप ये सोचो, जब तक कुछ चेंज नहीं हुआ था, पहले उसको 3 पिज्जे मिलते थे, बाद में एक नया पार्टनर आ गया, कॉमन सेंस ही बात है, आप सभी में बटेगा तो उसको 2 मिलेंगे, तो उसको एक हिस्सा छोड़ना पड़ा ना। तो जो साइंटिस्ट या जो अकाउंटेंट थे जिन्होंने अकाउंट्स बनाया, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश के साथ इधर इक्वल टू डाल दिया, भाई इसको ना हम सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे, बच्चों को समझाने के लिए इसको ओल्ड माइनस न्यू बोलेंगे। और सीखा तो उन्होंने भी यही था कि पहले कितना मिल रहा था? 3, अब कितना मिल रहा है नए आने के बाद? 2। तो पुराने वाले को एक हिस्सा छोड़ना पड़ गया ना, उन्होंने छोड़ने ये रेशो थोड़ी ना निकाली, उन्होंने छोड़ी रेशो, उन्होंने थोड़ा अंग्रेजी में बोल दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बन गया, पहले कितना मिलता था? ओल्ड 3, नया कितना मिलता है? 2। तो अगर दोनों का डिफरेंस देख लें 1, तो 1 को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरे वाले ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1। अब इसी क्वेश्चन का मैं अगर यही फॉर्मूला लगाऊं, ओल्ड माइनस न्यू, सी को पहले कितना मिलता था? देखना स्क्रीन पे, सी को पहले मिलता था 0। अब कर दो वही वाला अपना फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। आप कह दो कि ओल्ड माइनस न्यू माइनस में आ जाएगा, फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइसिंग का, सर की लैंग्वेज थी ना, फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग का, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू 0 -2, आंसर आ गया -2। फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू, आंसर आ गया माइनस में। तो सर कहते थे अगर तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है, आंसर माइनस में आ गया, मतलब गेन हो गया। यार मत सोचो ना ऐसे, मतलब मुझे क्या है, मुझे आपको दोनों तरीकों से सिखाना है, फॉर्मूला के हिसाब से भी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले वो पार्टनर नहीं था तो उसको 0 पिज्जा मिलते थे, अब वो पार्टनर है, बिजनेस का मालिक है, अब वो भी साथ खड़ता है, 2 उसको मिले, 2 उसको मिले, 2 इसको भी मिलेंगे, तो इसको क्या हुआ? गेन। सैक्रिफाइस किस किसने किया है? अब मैं आपको पिछले चैप्टर में कहता था जो जितना सैक्रिफाइस करेगा ना उतना ही गेन होता है। वो तो यार होएगा ही ना होएगा, पिज्जा तो 6 ही है,
पहले 2 जनों में बढ़ते थे तो 3-3 है, अब 3 जनों में बढ़ते हैं तो 2-2 है। तो मतलब ए और बी ने जितना पिज्जा छोड़े मिले किसको? ए और बी ने जितने पिज्जा छोड़े किसको मिले? ए ने एक हिस्सा छोड़ा, बी ने एक हिस्सा छोड़ा, कुल मिला के ए और बी ने कितने हिस्से छोड़े? सी को कितने मिले हैं? इसको आप गेन बोल देते हो, इसको आप सैक्रिफाइस बोल देते हो। मैं मैथ का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, सीधी सी बात है। मैं इसको सैक्रिफाइसिंग ओल्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे को आपको नंबर दिलवाने हैं या बताना है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीखोगे ये सैक्रिफाइस गेन और कुछ नहीं है। अब इसको ये सोचो, पहले उसको कुछ नहीं मिलता था, बाद में उसको इतना कुछ मिलता है, लेकिन लिखने के लिए क्वेश्चन के लिए अब हमें वो लेके चलना पड़ता है। क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ये समझ में आया आपको? बात हमारी चल रही थी, गुरकिरत को जगाओ। बात हमारी यहाँ पे ये चल रही थी, जो कहानी शुरू हुई थी ना, हमारी कहानी यहां से ये शुरू हुई थी। कहानी हमारी ये शुरू हुई थी कि ये पैसे 5 लाख रुपए फालतू क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो कहानी ये शुरू हुई थी कि यहाँ पे 5 लाख रुपए फालतू क्यों दिए जा रहे हैं। ए और बी ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 30 लाख। उसने भी लगा दिया 30 लाख, आपस में तो बराबर ही है। लेकिन उन्होंने सी को कैसे समझाया? उन्होंने सी को भी ऐसे समझाया, क्योंकि ए और बी तरुण सर से पढ़ के गए थे कुछ साल पहले, तब भी पिज्जा वाली एग्जांपल दी थी। तो उन्होंने बताया कि तरुण सर ने सिखाया था कि आप सोच के देखो, अब ये पिज्जा को ना अपने प्रॉफिट सोचना है। हर साल बिजनेस में प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा 6, मैंने आपको 6 पिज्जा बोले थे ना, इसको सोचो प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। पहले बढ़ता था 3-3 लाख रुपए, अब बटेगा 2-2 लाख रुपए। मेरे को बताओ हर साल, ध्यान से सुनना अब ये वाली लाइन, जो सुनेगा वही बोल पाएगा। हर साल ए और बी को प्रॉफिट कम मिला करेगा या ज्यादा मिला करेगा? क्यों? क्योंकि तीनों में बंटना शुरू हो जाएगा ना। तो ए और बी ने यही तर्क रखे सी के सामने कि तेरे आने से ना बिजनेस में समझ लो प्रॉफिट, अभी हम ये मान के चलते हैं उतना हो रहा है या थोड़ा बहुत कम ज्यादा होएगा। अब हर साल प्रॉफिट पहले 2 हिस्सों में बढ़ता था, अब वो प्रॉफिट 3 हिस्सों में बटेगा। हमें तो हर साल का नुकसान है ना। अब मान रहे हो ये वाली बात, समझ रहे हो? हर साल में 2 जनों में प्रॉफिट बढ़ जाता था, बिजनेस का सारा नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, अब 3 जनों में बटेगा। तो हर साल ए और बी को तो घाटा है। इसी वजह से वो कह रहे हैं सारे सालों का, आने वाले जितने भी साल है, हमें नहीं पता हमारी पार्टनरशिप फर्म कितनी चलेगी, हमारा बिजनेस मतलब गोइंग कंसर्न है नहीं है, जितना भी चलेगा, आने वाले सारे सालों में हमें प्रॉफिट कम मिलने वाला है। तो हे मिस्टर सी, कौन बोल रहे हैं? ए और बी। ए और बी कह रहे हैं हे मिस्टर सी, हमें हर साल आने वाले सालों में प्रॉफिट कम मिलने वाला है, तो आज की डेट में हमें कुछ एक्स्ट्रा पे कर दे तू बदले में। टिट फॉर टैट सिचुएशन। हम तुझे अपना शेयर दे रहे हैं, कितना शेयर दे रहे हैं? 1/3 1/3, मतलब 2/6, मतलब जो भी है वो 2 हिस्से दे रहे हैं। ये अपना शेयर बांट रहे हैं ए और बी अपना शेयर किसको दे रहे हैं? सी को। तो बदले में ये इससे गुडविल के पैसे लेंगे। गुडविल के कितने पैसे दिए थे? 5 लाख। अब 5 लाख को इधर देख लो, 5 लाख को इस क्वेश्चन में कैसे बांटेंगे ए और बी? 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि दोनों ने इक्वल शेयर दिया है, दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया है। क्या ये कहानी समझ आई है? इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट मैं एक्सटेंड करूंगा, कैपिटल में चले जाएंगे। हाँ, पहले तो बिजनेस के उसमें नहीं जाएंगे। बिजनेस किसका है? ए और बी का ना। तो बिजनेस, मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या चीज सिखाई है? बिजनेस कभी भी पैसे अपने पास नहीं रखता, पार्टनर्स में बांट देता है। अल्टीमेटली तो मालिकों को ही तो मिलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बताना सी कितने पैसे टोटल दे रहा है? टोटल 35 लाख, बिल्कुल ठीक है। 30 लाख कैपिटल के, 5 लाख गुडविल के। 30 लाख तो बिजनेस में हम लगा देंगे, उसका स्टॉक खरीद लेंगे या बिल्डिंग खरीद लेंगे, जो भी है वो तो बिजनेस में लग गए। 5 लाख रुपए किसको मिलेगा? ए और बी को। कितना कितना? 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है। यहां तक समझ आ गया? कहानी चेंज कर रहा हूं अगली लाइन से। इसी क्वेश्चन में ना सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने किया था। पहले कर लो तुम दोनों, फिर मैं बताता हूं। हो गया? चलो, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में ना 5 लाख रुपए फालतू लिए जा रहे हैं सी से। 30 लाख रुपए की कैपिटल का कोई डिस्प्यूट है? पहले मेरे को ये बताओ। 30 लाख बिजनेस के खाते में जाएंगे, बिजनेस उसका स्टॉक भी खरीद सकता है, नए प्रोडक्ट भी, या बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिल्डिंग भी ले सकता है, कुछ भी। 5 लाख रुपए किसको मिलना था? ए और बी को। 2.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया। अगली सिचुएशन में आपको दे रहा हूं कि सैक्रिफाइस जो है ना,
सिर्फ ए ने की है। बी कह रहा है मेरे पास पहले जितना था, मतलब बी कह रहा है पहले भी मैं 3 पिज्जे खाता था, अब भी 3 पिज्जे खाऊंगा, मैं अपनी रेशियो चेंज नहीं कर रहा। सैक्रिफाइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए ने की है। अब बताओ ये 5 लाख रुपए किसको मिलने चाहिए? क्यों? क्योंकि बी को पहले भी 3 पिज्जा मिलते थे, सी के आने के बाद भी 3 पिज्जा मिलेंगे, तो बी के लिए सिचुएशन सेम है, तो बी को फिर गुडविल का कोई पैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल के उतने पैसे मिलेंगे। अच्छा मैं आपको एक रेशियो देता हूं, समझ लो ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किया ना, ए ने सैक्रिफाइस किए अपने 3 हिस्से, मतलब 3 पिज्जा, बी ने सैक्रिफाइस किया 1 पिज्जा। अब मेरे पास बच्चे कहेंगे, महान बच्चे, सर पिज्जा उनके पास टोटल 3 3 तो थे, मैंने अभी वैसे ही ले लिया एग्जांपल, उस 3 3 पिज्जा पे आगे आओ, मैंने वैसे ही दे दिया सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग ए ने किया 3, बी ने किया 1, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दी मैंने 3:1। अब 5 लाख रुपया सी ने ए और बी को पहुंचा दिया। बताओ ए को कितने मिलेंगे 5 लाख में से और बी को? एक को 3 ये कैसे निकाला? 5 लाख ए को 5 लाख का 3/4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये। ओल्ड रेशियो को वैसे मैंने छोड़ दिया, अभी टॉपिक समझाने के लिए मैंने बोल दिया, मतलब मैंने आपको टॉपिक ना 3 तरीकों से सिखाना था, 2 तरीकों से सिखा बैठा था। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर सैक्रिफाइसिंग दोनों ने बराबर की है तो दोनों को 2.5 लाख रुपए मिल गए थे। हाँ जी, अगर दोनों ने सैक्रिफाइस बराबर किया तो दोनों को 5, देखो 5 लाख बटेगा तो ए और बी में, पहले 2.5 लाख बांटे। दूसरा मैंने केस लिया कि सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने किया है तो गुडविल के पैसे भी सारे के सारे ए को मिलेंगे। तीसरा मैंने बोला सैक्रिफाइस दोनों ने किया लेकिन इक्वल नहीं किया, 3:1 रेशियो में किया है, तो उस 5 लाख को फिर 3:1 रेशियो में बांट देंगे, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया होगा बदले में उतना पैसा मिल जाएगा। एक और बोल रहा हूं मैं, आप मेरे को निकाल के बताना, टोटल 5 लाख रुपए ही दिया जा रहा है, सैक्रिफाइस ए अपना 1 हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, बी अपना 9, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनी? 1:9। मतलब ए ने ज्यादा छोड़ा है या बी ने ज्यादा छोड़ा है? साफ ही पता लग रहा है ए ने 1 हिस्सा छोड़ा है, बी ने 9 हिस्से छोड़े हैं। अब बताना गुडविल के पैसे किसको कितने मिलेंगे? निकालो जल्दी से निकालो। ए को मिलेंगे 5 लाख में से इंटू ये आ जाएगा 50,000। 50,000 अगर उसको मिल रहा है तो आप 5 लाख में से माइनस कर दो, 4.5 बन गया। जिसको 4.5 ये नहीं समझ आया कि 5 में से 50 कैसे माइनस करने हैं, सेम वही कर लो। 5 लाख का 9/10। तू क्या माइनस बोल रहे हैं? मैं इधर इंटू लिख रहा हूं तो माइनस बोली जा रहे हैं। समझाने का मतलब ये था जितना सैक्रिफाइस करेगा सामने वाला बंदा उतने गुडविल के पैसे मिलेंगे, जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया उसको गुडविल के पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, जो सी गुडविल के पैसे फालतू दे रहा है वो जस्टिफाइड है या वैसे ही कि जबरदस्ती ले जा रहे हैं? बिजनेस लैंग्वेज में ये बिल्कुल जस्टिफाइड होते हैं। आगे लिखो लास्ट टॉपिक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एडमिशन ऑफ पार्टनर किस कॉन्सेप्ट में काम करता है? बस ये मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन लिखो फिर छुट्टी।